गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने केमिस्ट्री की दृष्टि से। अपन जो 10th में पढ़ेंगे 3 प्रकार के सिलेबस पढ़ेंगे, जिसमें एक केमिस्ट्री होगी साइंस में, एक बायोलॉजी होगी और एक फिजिक्स होगी। ठीक है बच्चों। तो अभी अपनी स्टार्ट की अपने रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण में केमिस्ट्री की चैप्टर। तो इसके लिए बच्चों आपने 9th में पढ़ा होगा कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, जैसे एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। इसके साथ ही कुछ अभिक्रियाएं भी आपने पढ़ी है 9th क्लास में। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ भाई, एटम क्या है, फिर मॉलिक्यूल क्या है। ठीक। तो एटम यानी परमाणु। ये समझना अपने लिए ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। तो परमाणु जो है वो है पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप, यानी छोटे से छोटा कण। पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। अब कोई भी पदार्थ बना हो, जैसे मार्कर है, फोन है, टेबल है, कुर्सी है, चौक है, जो भी चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं। पदार्थ क्या होती हैं? जो स्थान घेरती हैं, द्रव्यमान रखती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो अपने आसपास में अपने को नज़र आती हैं, वो सभी स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है। कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान उनका होगा। तो वो सब क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ किससे बनेंगे? परमाणुओं से। किससे बनेंगे बच्चों? परमाणुओं से। कौन? पदार्थ। तो पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण, यानी पदार्थ बनाने के लिए जो कण चाहिए होंगे वो छोटे से छोटा कण, जो आपस में मिल कर जुड़ कर एक पदार्थ का बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। ठीक है। इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। नहीं देखा जा सकता है, यानी परमाणु को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। यानी इसका व्यास यदि देखें तो 10 की पावर -10 की कोटि का ये परमाणु होता है। तो इतना छोटा है परमाणु। ठीक है बच्चों, जो आपने 9th में पढ़ा है। अब इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक 9th में देख चुके हैं, इसको दोबारा आपने को पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा अपने जो शब्द है बच्चों वो है अणु, मॉलिक्यूल। अणु। तो अणु क्या है बच्चों? अणु एक प्रकार से देखा जाए तो पदार्थ ही है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करेंगे, जुड़ेंगे और अणु का निर्माण करेंगे। तो पदार्थ में भी यही है, परमाणु जुड़ रहे हैं और अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। तो अनेक परमाणु जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक दो या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग कर या बंध बनाकर बंध बनाकर अणुओं का निर्माण करते हैं।
अणुओं का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, जितने भी हैं असंख्य परमाणु आपस में मिलेंगे और अणु का निर्माण करें। अब अणु दो प्रकार के होते हैं, आपको 9th में बताया था, एक समपरमाणुवीय अणु और एक विषम परमाणुवीय अणु। समपरमाणुवीय मतलब समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, जैसे H2, Cl2, Br2, P4, S8, ये सब क्या है, समपरमाणुवीय अणु। विषम परमाणुवीय अणु अनेक प्रकार के परमाणुओं से, जैसे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है, ठीक है। HBr, H2SO4, HNO3, ठीक है, H3PO4, तो ये सब क्या है, विषम परमाणु। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है तो सम, और अनेक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है तो वो विषम है, ठीक है। ये हो गया अणु। इसके बाद देखते हैं बच्चों तत्व, एलिमेंट। तत्व क्या है? अब आप ये कहोगे सर तत्व और परमाणु में क्या डिफरेंस है? तो तत्व जो है बच्चों, देखो, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण है जिसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सही बात है। तो तत्व को भी अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, छोटे तत्व। लेकिन जैसे आयरन है, देख सकते हैं, आयरन, लोहा। लेकिन ये जो अपन दिखाई देते हैं, ये अनेक एलिमेंट आपस में जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, बड़े तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक है। आयरन हुआ, चांदी हुई, ठीक है बच्चों, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, ठीक। अब आयरन ठोस, चांदी ठोस, कॉपर ठोस, एल्यूमिनियम ठोस, क्लोरीन गैस, सोडियम या ब्रोमीन ले लें, ये द्रव, ये लिक्विड, ये गैस, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड और ये सॉलिड, तीनों अवस्थाओं में है तत्व। लेकिन डेफिनेशन क्या देंगे? पदार्थ का शुद्धतम रूप, प्योर फॉर्म। कोई भी पदार्थ बनता है उसमें केवल एक ही प्रकार का परमाणु होता है तो वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। अब आगे समझ में तत्व परमाणु में अंतर। एक ही प्रकार के परमाणु से कोई पदार्थ बनता है तो वो क्या कहलाएगा? तत्व। पदार्थ का शुद्धतम रूप, प्योर फॉर्म, किसी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं, किसी प्रकार का कोई अशुद्धि नहीं, शुद्ध रूप जो है वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। तो देखो बच्चों, डेफिनेशन लिख देता हूँ। पदार्थ का शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है, ठीक है बच्चों। पदार्थ का शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। और ये आपने पढ़ चुके हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम है। तो इस प्रकार तो ये सारे 118 तत्व आपके चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसमें आएंगे ये सारे तत्व, ठीक है बच्चों। तो ये तो था अपने इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें जो अपने को जानना ज़रूरी है। आगे अभिक्रियाएं जब लिखेंगे, समीकरण जब लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपके आएगा कि कौन तत्व है, कौन परमाणु है, ठीक है, कौन पदार्थ है। तो इस प्रकार से उतार लो बच्चों इसको। ठीक है बच्चों। अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण।
रासायनिक अभिक्रिया। देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक और अभिक्रिया मतलब कोई भी रसायन, रासायन मतलब कोई भी रसायन आपस में मिलेगा और रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ नया उत्पाद बनाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, दूध में दही डालने पर यानी जावण लगाने पर उसका क्या बन जाता है? दही। तो दूध में जावण डालने पे दही बन जाता है। दूध का दही बनना एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया? रासायनिक। दूसरा एग्जाम्पल जिससे हम अपन ले लकड़ी का जलना या कह सकते हैं कोयले का जलना, तो वो भी एक प्रकार के रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन का। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं और फिर उसको बर्नर की सहायता से जब गर्म करते हैं तो वह जलने लगता है और एक सफ़ेद पाउडर फॉर्म में अपने को प्राप्त हो जाता है बीकर में। तो वो जो प्राप्त होता है वो कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जलकर क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार के जितने भी परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ की अवस्था बदल सकती हो, रंग बदल जाए, पदार्थ की में भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, पदार्थ की अवस्था जैसे ठोस से द्रव हो सकती है, द्रव से गैस हो सकती है, या गैस से ठोस या द्रव में परिवर्तित हो सकती है। तो ये सब परिवर्तन यदि होते हैं किसी भी अभिक्रिया के दौरान तो वो कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको डेफिनेशन के रूप में लिखिए बच्चों, तो अपन कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस दौरान जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे अवस्था ठोस, गैस या द्रव। अभिक्रिया की तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अभिक्रिया के रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, जो भी अपना क्रियाकारक था उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सभी परिवर्तन किस में होंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ जब क्रिया करते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ जब क्रिया करते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहीं पे याद हो जाना चाहिए बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं या क्रिया करते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, उसके बाद में इनके परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन देखिए, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन।
और इसको गर्म करेंगे यानी जलाएंगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह होता है बच्चों Mg। ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह होता है O, लेकिन लिखने में लिखते हैं O2। अब आप मैग्नीशियम को तो Mg2 नहीं लिखा, तो ये आपको पहले मैंने 9th क्लास में बताया था कि जिससे गैसीय फॉर्म में जैसे मुख्य रूप से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ठीक है, ये जो तत्व हैं, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये जो तत्व हैं ये कभी भी परमाणु अवस्था में नहीं पाए जाते, आणविक अवस्था में पाए जाते हैं। प्रकृति में हमेशा आणविक रूप, जैसे ऑक्सीजन O के रूप में नहीं होकर किसके रूप में होगी, O2 या O3। नाइट्रोजन N के रूप में नहीं होकर क्या होगा, N2, ठीक है। फॉस्फोरस P के रूप में नहीं होकर क्या होगा, P4। सल्फर S के रूप में नहीं होकर क्या होगा, S8। इसी तरह क्लोरीन Cl के रूप में नहीं होकर क्या होगा, Cl2। तो इस प्रकार ये जो हैं अपनी परमाणु अवस्था में नहीं पाए जाकर आणविक रूप में पाए जाते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में। और ये जब आपस में क्रिया करते हैं और इनको गर्म किया जाता है तो ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में MgO, जिसमें M बड़ा, G छोटा, O बड़ा लिखा है मैंने, तो इसका रीजन आपको 9th में बता दिया गया था कि किसी भी तत्व का प्रतीक चिन्ह लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर तथा दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो इसका पहला अक्षर मैग्नीशियम का M कैपिटल और ऑक्सीजन का पहला अक्षर O, तो O कैपिटल, तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही आपके बुक में प्रयोग दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम रबर को जलाए जाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों, या चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसको क्वेश्चन के रूप में बना देता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है। ठीक है, तो आंसर के रूप में इसी को लिखेंगे और अपन क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड को वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होती है और मुख्यतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है कोई पदार्थ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है।
तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो है ठोस और अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो है गैस और ये भी अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो भी है ठोस, लेकिन ये किस रूप में है, यौगिक कंपाउंड के फॉर्म में कह सकते हैं या किसी अणु या पदार्थ के रूप में कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को प्राप्त होगा। दूसरी चीज़, अभिक्रिया को हमेशा बैलेंस करके अपने को लिखना है। बैलेंस करना मैं 9th में बताया था और 10th में भी इस चैप्टर में आगे बताएंगे। अभी तो मैं आपको ये बताता हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण नियम से, किससे? द्रव्यमान संरक्षण नियम से। अब द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि कोई भी पदार्थ यदि क्रिया करता है तो क्रिया करने से पहले तथा क्रिया करने के बाद दोनों के द्रव्यमानों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्रिया के पहले और क्रिया के बाद में पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नए पदार्थ के द्रव्यमान में वृद्धि होती है और न ही कमी आती है। जितना क्रिया करने से पहले पदार्थों का द्रव्यमान था उतना ही क्रिया करने के बाद में होगा। तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है। तो मैग्नीशियम का यहाँ यदि 24 है तो यहाँ पे भी कितना है, 24 है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 का हो गया 32। और यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 1 है तो यहाँ पे कितना है, 16। मतलब इस और ऑक्सीजन का परमाणु भार कम हो रहा है, मतलब द्रव्यमान में कमी हो रही है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करें कि इसके बराबर हो जाए, तो यहाँ 32 और यहाँ 16, तो 2 से गुणा कर दे, 16 दूना 32। तो इस रिएक्शन को यदि 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन का 32, यहाँ ऑक्सीजन का 32, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का हो गया 24 दूना 48, लेकिन यहाँ पे 24, तो इस मैग्नीशियम को भी 2 से गुणा कर दें तो 24 दूना 48। तो इस प्रकार जो है बच्चों, अब देख लो इनका द्रव्यमान बराबर है, तो द्रव्यमान का बराबर होना जरूरी है। किसी भी अभिक्रिया को यदि बिना संतुलन के अपन लिखते हैं तो उस अभिक्रिया को गलत माना जाता है। तो किसी भी अभिक्रिया को लिखते समय ये ध्यान रखना है कि उसको संतुलित करना अनिवार्य है, और ये केवल और केवल निर्भर करेगा द्रव्यमान संरक्षण नियम पर। ठीक है बच्चों, उतार दो इसके बाद। देखो बच्चों आगे, ये आपके प्रयोग दिया हुआ है बुक में। तो प्रयोग आपको कभी कोई नहीं पूछेगा, बस आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीशियम को जलाने पर, वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होगा। तो आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत स्वर्ण प्राप्त होगा। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। अब क्या क्या परिवर्तन होंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान? आपको मैंने बताया, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है बच्चों, और गैस के निष्कासन या उत्सर्जन में परिवर्तन हो सकता है। तो पहला है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पहली चीज।
पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन जैसे ठोस से द्रव हो सकता है, द्रव से गैस हो सकता है, ठीक है बच्चों, या गैस से द्रव हो सकता है, या द्रव से ठोस हो सकता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो होगा पदार्थ की अवस्था। दूसरा है बच्चों रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, श्वेत से भूरा हो सकता है, लाल हो सकता है, या लाल से भूरा श्वेत हो सकता है, ठीक है, या और कोई कलर हो, वो तत्व पर निर्भर करता है। तीसरा गैस के निष्कासन या उत्सर्जन पर, गैस के निष्कासन, निकास कह सकते हैं, निष्कासन या उत्सर्जन। गैस के निष्कास या उत्सर्जन मतलब क्रियाकारक क्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे तो उस समय गैस निकल सकती है, ठीक है, उत्सर्जन हो सकता है गैस का। चौथा पॉइंट जो है वो है बच्चों आपका तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन मतलब क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय हो सकता है क्रियाकारक का टेम्परेचर कम और उत्पाद का ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर क्रियाकारक का ज़्यादा तो उत्पाद का कम हो जाए, तो ताप में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सभी पॉसिबिलिटी जो हैं वो अभिक्रिया में संभव हो सकती है जब वो क्रिया करती है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट आगे रासायनिक अभिक्रिया जो हैं उसमें क्रियाकारक कौन से होंगे, उत्पाद कौन से होंगे, उनको पृथक करने के लिए क्या काम में लेते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों देखो बच्चों कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, अभी आपने लिया वो लिखता हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई भी अभिक्रिया हो, ठीक है बच्चों, चाहे वो हिंदी में लिखी हुई हो, चाहे वो इंग्लिश में लिखी हुई हो, चाहे वो अंकों में लिखी हुई हो, चाहे वो सूत्रों में लिखी हुई हो, शब्दों में लिखी हुई चाहे सूत्रों में लिखी हुई, किसी प्रकार की, तो इस बाएं हाथ की ओर जो भी पदार्थ इस तीर के चिन्ह के, ये जो तीर का चिन्ह लगा हुआ है, इस तीर के चिन्ह के बाईं ओर जो भी लिखा हुआ है वो सब होंगे क्रियाकारक, या कह सकते हैं क्रियाफल, क्रियाकारक या कह सकते हैं अभिकारक। और तीर के चिन्ह के दाएं हाथ की ओर जो भी बनेगा वो कहलाएगा क्रियाफल, क्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला फल या उत्पाद, प्रोडक्ट। इसे रिएक्टेंट से डिनोट करते हैं, इसे प्रोडक्ट्स। ये LHR और ये RHS, सॉरी LHS RHS, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड सब्सटेंस है वो तो कहलाएंगे क्रियाकारक या अभिकारक, और राइट हैंड सब्सटेंस है वो कहलाएंगे क्रियाफल या उत्पाद। तो अभिक्रिया के तीर की लिखता हूँ बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के तीर के चिन्ह के, तीर के चिन्ह के
बाईं ओर स्थित पदार्थ क्या कहलाएंगे बच्चों? क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। एवं रासायनिक अभिक्रिया के तीर के चिन्ह के दाईं ओर स्थित पदार्थ क्रियाफल या उत्पाद कहलाते हैं। क्रियाफल या उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, उतार लो एक बार इसको। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखेंगे रासायनिक समीकरण। ये तो होती रासायनिक अभिक्रिया। अब है रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, ठीक है, किस प्रकार इसको डिनोट करते हैं, वो सब चीज़। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, धन्यवाद।